वेलकम टू रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू क्लास 10 सीजी बोर्ड पर काम कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट पर। और लास्ट हमने सेकंड एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम सीजी बोर्ड के अगले अध्याय माने नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, या उसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं हिंदी में वर्ग समीकरण, या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, आज पहला वीडियो है थर्ड चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्टिव होगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में वर्ग समीकरण है क्या चीज। वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण। वर्ग समीकरण को जानने से पहले आपको जानना चाहिए बहुपद। फर्स्ट चैप्टर में बताया हूं बहुपद के बारे में, आप 9th में भी पढ़े हैं। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है ना, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे अपन, पॉलिनोमियल्स। तो कि बहुपद में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बहुपद जानने के लिए भी उसके पहले का काम जानना है। वो होता है हमारा चर और अचर राशियां। चर और अचर यानी कांस्टेंट है, अचर माने कांस्टेंट और चर माने वेरिएबल्स। तो बहुपद पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल, और चर माने ये आपका हो गया वेरिएबल, ठीक है। और अचर मतलब नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में पहले बता चुका हूं। देखिए, चर राशि वे राशियां होती है जिसका मान क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है, ठीक है, बदलते रहता है। जैसे इसको डिनोट करते हैं अपन अंग्रेजी के अल्फाबेट, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से। अचर राशि क्या होती है, जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, -3 है तो -3 ही रहेगा। तो कांस्टेंट होता है यानी नॉन वेरिएबल। तो जैसे -5 हो गया, -3 हो गया या 0 हो गया, तो इनको हम सब क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर के बहुपद के पहले क्या बना लेता है हमारा, मोनोमियल, है ना, एक पद। याद होगा आपको, एक पदी या एक पद, है ना, बहुपद के पहले। ये सब का सब जो है आपका अलजेब्रा का पार्ट है ना, बीजगणित का। तो पहला एक पद यानी मोनोमियल। मोनोमियल याद आ गया होगा आपको। मोनोमियल जैसे इसमें एक ही पद होता है, जैसे मान लो सपोज करें अपन 5x, ये देखिए एक टर्म हुआ ना, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर 5 और x के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, उसका लोप हो गया रहता है। लिखते समय केवल हम 5x लिखते हैं। क्या केवल x भी हो सकता है, या y भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यह भी एक क्या है, एक पद है। अब कहेंगे सर इसमें तो चर राशि नहीं है, तो हम चर राशि को मान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं 3 इंटू सपोज करो x लिख लूं और उसके पावर में 0 कर दूं, तो क्या होगा, 3 को मैं क्या लिख दूं, 3 इंटू 1 हो गया ना, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 ही आएगा। तो 1 का मतलब क्या हुआ, x पावर 0 ले सकते हैं, तो चर राशि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए 3 इंटू 1 हुआ, फिर से 3, तो x के पावर में यदि 0 है, या किसी भी नंबर के पावर वेरिएबल के पावर में यदि 0 आया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पावर एंड एक्सपोनेंट, है ना, आप घात वाले पद पे पढ़े हैं इसको, घातांक वाले पाठ पे, है ना, किसी भी चैप्टर में जो आप पिछली कक्षाओं में। तो ये हो गया आपका एक और पद। तो इस तरह से अलग अलग एक एक पद है, तो हमारा मोनोमियल या एक पद कहलाता है। द्विपद में क्या होता है, 2 पद हो जाते हैं, है ना, जैसे 3x - 2, 3x - 2। अब देखिए यहाँ पर 2 पद कैसे हुआ, ये एक हो गया और ये एक पद हो गया, या प्लस ले लें, कोई सा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका द्विपद। 2 से ज्यादा और पद है, मान लीजिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे त्रिपद ले लूं मैं, चलिए। तो त्रिपद यानी मोनोमियल, ये क्या है, बाइनोमियल, और ये ट्राइनोमियल। तो इस तरह से बहुत सारे पद होंगे तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। जैसे एक पद मैं ले लेता हूं, जैसे 5x पावर 3 माइनस 2x³ प्लस x² माइनस 1। चलिए 3 पद है तो एक को हटा देता हूं, चलिए ये 3 पद हो गया, 1 2 3, ठीक है, 1 ऐसे, तो त्रिपद हो गया। इसी तरह से और यदि मैं स्क्वायर वाला जोड़ रहा था तो बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल में बहुपद।
जैसे इसी का ले रहे थे अपन, या कुछ और ले लेते हैं, 7x पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस या माइनस 3x प्लस 1 या 2, कुछ भी ले लें। अब देखिए ये एक पद हुआ, दो पद हुआ, तीन पद और चार पद, है ना। तो ये हमारा कई पद हो गए, इसमें से 3 से ज्यादा भी हो गया तो इसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। और बहुपद आता है यानी पॉलिनोमियल, तो हम उसका क्या देखते हैं, डिग्री यानी घात। तो ये देखिए इसका घात क्या होगा, तो जो चर राशि है, चर राशि माने वेरिएबल ना, तो वेरिएबल का जो अधिकतम घात होगा, जैसे यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 5 है, वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है, अधिकतम पावर, ये देखिए मैक्सिमम है ना, तो वह उस घात का क्या कहलाएगा, उस पूरे पद का या बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद का घात कितना हुआ 5। ये सब पिछली कक्षाओं का है, इसको थोड़ा थोड़ा अपन पहले रिकॉल किए। अब हम इसी में आगे चलेंगे। तो आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, याद कीजिए, क्या, चरों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन। तो याद कीजिए लीनियर इक्वेशन में माने रैखिक समीकरण में क्या होता है, ये घात जो यहाँ पर 5 है वो 1 हो जाता है। जैसे 2x माइनस 1, यहाँ पर x का घात कुछ नहीं है माने 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। अब 2 वेरिएबल का था इसलिए x और y 2 वेरिएबल आया था, इसमें केवल 2x माइनस 1 है, तो ये हो गया हमारा पावर में 1 है, तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघात क्या हो जाएगा इसके पावर में, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2, ये देखिए इसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया यानी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वर्ग समीकरण, या उसी को क्या कहते हैं, देखिए द्विघात, है ना, द्विघात समीकरण। यदि मैं कहूं इसको क्यूब में ले लूं, माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ भी, तो यहां पर देखिए x का घात कितना हो गया, चर राशि का घात 3 हो गया, है ना, 3। तो ये क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक, क्या इक्वेशन कहलाएगा, क्यूबिक। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है घात में तो लीनियर इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को समझ गए होंगे। इक्वेशन तो अभी बता रहा हूं, हालांकि ये पद हो गए, अभी बहुपद हो गए। समीकरण किसको कहेंगे, है ना, तो जिसमें वर्ग समीकरण क्या हुआ, जिसमें चर राशि की घात क्या हो, अधिकतम 2 हो, ठीक है। तो बहुपद आपको समझ में आ गया है, मैं इसको मिटा दूं, रब कर दें इसको, लीजिए। अब हम समझते हैं केवल वर्ग समीकरण को, और आगे बहुपद के आगे। तो वर्ग समीकरण में अभी हमने देखा, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यहां पर देखिए x के पावर में कितना है, 2 है, 2 है माने द्विघात हुआ, 2 घात, द्विघात माने 2 घात, अधिकतम घात कितना है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया 2, ये व्यंजक के रूप में हो गया, है ना, माइनस 2x, यहाँ पर 1 है और यहाँ 1, 1 2 3, तो 3 घात, 3 पद है यानी बहुपद हो गया। जब हम इसको इक्वल टू 0 कर दें, क्या कर दें, इक्वल टू 0 के बराबर, तब बन जाएगा आपका इक्वेशन यानी समीकरण। आपको याद होगा, आप लीनियर इक्वेशन में भी पढ़े होंगे, तो समीकरण क्या होता है, एक LHS भाग होता है, दूसरा RHS होता है। LHS में मान रखने पर ये कोई भी चर राशि का तो RHS के बराबर होना चाहिए, या RHS में भी हो सकता है चर राशि हो, उसमें भी वो मान रखेंगे या पुट करेंगे, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण इस तरह से आप समझेंगे, जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म होगा, या उसमें जो चर राशि होगी उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे आगे इसमें और अगली कई चीजों को, जैसे अधिकतम 2 घात है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका 2 हल मिलेगा, रूट्स कहेंगे जिसको। चलिए इसका हम व्यापक रूप समझ लेते हैं, या मानक रूप कह सकते हैं इसको, मानक या फिर व्यापक, जनरल फॉर्म कहेंगे इंग्लिश में, व्यापक वर्ग समीकरण। तो व्यापक वर्ग समीकरण होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात या वर्ग समीकरण का जनरल फॉर्म, व्यापक वर्ग समीकरण या मानक रूप है ना, उसका मानक रूप है। लेकिन इसमें कुछ शर्तों को आपको ध्यान रखना है। ये जो a है ना, a, ठीक है, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 हो। बोले चले ऐसा क्यों, तो देखिए a यदि हम 0 कर दें, सोचिएगा
ए का मान जैसे यदि 0 करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर का 0 से, तो क्या बनेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0 होगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम देखें कहीं पर भी वर्ग समीकरण है तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, बी 0 हो सकता है, यदि b इक्वल टू 0 हो तभी हम इस पद को क्या कहेंगे, देखिए तब क्या बन जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यदि मैं b को 0 कर दूं तो ये मान क्या कहलाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा कहलाता है शुद्ध वर्ग समीकरण। ये हो गया आपका प्रकार में भी साथ साथ शुद्ध वर्ग समीकरण हो जाएगा, प्योर, है ना। और यदि c इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या c इक्वल टू 0, तब भी वर्ग समीकरण रहेगा। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 बी एक्स, क्योंकि c वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो वर्ग समीकरण तब भी रहेगा, लेकिन इसको कहा जाता है अशुद्ध वर्ग समीकरण। ठीक, तो एक चीज याद रखना है, एक तो जनरल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज थी वो ए कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरी बात, जो ए हमने देखा या बी देखा या सी देखा, ये सभी क्या है, अवयव है आर के। आर क्या है, रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर। और ये जो सिंबल है ना, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, यानी अवयव है। तो ए बी सी सभी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर ना, ध्यान रखना है, ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स भी आ जाएगा, माइनस हो सकता है यहाँ पर, है ना, -2 -3 कुछ भी हो सकता है, तो इंटीजर्स भी है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो ये सभी संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के ही ये सदस्य हैं, ए बी और सी। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 या +2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, अपान में भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये रियल नंबर के सदस्य होते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग समीकरण, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप आपको मैं फिर एक बार लिख दूं और बताऊं कि इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया पहले कि चूंकि इसकी पावर में कितने हैं, 2 है, अधिकतम घात यानी डिग्री इसका कितना है, 2 है, इसलिए इस वर्ग समीकरण के x के 2 मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, x के मान, यानी उसी को क्या कहेंगे, हम हल कहेंगे, ठीक है। हल यानी उसका रूट्स, जो भी मान निकलेगा वो कितना होगा, 2 मान होंगे, क्योंकि घात में 2 है। जब आप पहले इसके पहले वाला लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल का होता है, तो यदि देखते हैं तो उस 1 वेरिएबल का एक ही मान निकलता है। यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो भी हमारा वेरिएबल है उसका पावर 2 है, तो 2 होने के कारण न 2 से कम न 2 से ज्यादा एग्जैक्ट आपको 2 वैल्यू प्राप्त होगी, है ना। तो उस वैल्यूज को इंग्लिश में कहा जाता है रूट्स, ठीक है, या जीरोस भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। ऐसा यदि पूछा जाता है रूट्स निकालो या जीरोस, तो उसका कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और जरूरी नहीं है कि ये एक्स हो, एक्स की जगह वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, अल्फाबेट में कुछ भी, एबीसी तो शायद नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर हमने एबीसी को मान लिया है रियल नंबर के अवयव यानी उसके मेंबर्स, है ना। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, बदल देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट्स निकालने या जीरोस निकालना है, इसका मतलब उसको हल करना होता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके हल करने की विधियां। तो ये जो वर्ग समीकरण हमने देखा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इसको हल करने की मूल रूप से
तीन विधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन विधि पढ़ेंगे? एक तो स्प्लिटिंग मेथड पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि जिसको आप कहते हैं। मध्य पद को तोड़ करके या मध्य पद का गुणनखंड करके, है ना, तो गुणनखंड के बाद हम निकालेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, याद होगा आपको, ये पहले भी पढ़े हैं आप। ठीक है, बहुपद वाले में भी पढ़े हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो गुणनखंड विधि एक होता है पहला नंबर, दूसरा होता है जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं, और तीसरी विधि जो होगी वो होगी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं, इसमें पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, यानी पद को पूर्ण वर्ग में बना करके फिर हल करते हैं, यानी x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये x का मान, सॉरी यहाँ पर x की जगह स्क्वायर रहेगा, गलती से लिखा गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ करके हल करते हैं, ये आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इसमें जो सूत्र विधि है उस सूत्र को आप अच्छे से याद रख ले। बहुत गलतियां होती हैं सूत्र को भी लिखने में, याद तो रहता है लेकिन लिखते समय बहुत गलतियां करते हैं, आपको मैं वो भी बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले x के बाद इक्वल टू, उसके बाद पहले आप बनाने की आदत डालें अपान का सिंबल, है ना, अपान, और उसके ऊपर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कर सकते हैं आप अपान 2a, ये होता है इसका सूत्र। यदि आप सीजी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ऐसे तो ये सीबीएसई के लिए भी पूरी चीजें उपयोगी है ना, यही चीज पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ पर d नहीं लिखते हैं तो उसके जगह पर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ध्यान रखना है कि ये अंडर रूट आपका यहाँ तक आना चाहिए, c तक। यदि आपने गलती से यहाँ तक लगाया तो ये छूट जाएगा 4ac, और उसका आप रूट नहीं निकालेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है सूत्र विधि से हल करते समय। क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये महत्वपूर्ण होगी सूत्र विधि में। पूर्ण वर्ग विधि जब मैं बताऊंगा तो हल करूंगा, उसमें अभी कुछ बताने लायक नहीं है, जिस समय उस मेथड को समझेंगे तो उसमें और मैं बता दूंगा कि कैसे हल करते हैं। ठीक है, उसको पूर्ण वर्ग में बना करके करते हैं। ठीक है, फार्मूला जैसे a हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, उस टाइप वाले में करेंगे, तो आते जाएगा तो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे कि अभी अभी मैं यहाँ पर क्या लिखा था, अंडर रूट के अंदर में d लिखा था। ये जो d है वास्तव में वो क्या चीज है? d को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। ये है विविक्तिकर। ठीक है, तो ये जो अंदर का भाग है d, वास्तव में वो कितने के बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आप पूरे चैप्टर के लिए याद रखें, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि आप पहले d निकाल लें, उसके बाद यहाँ d की जगह पर रख दें। इस ये पूरे का मान क्या है? d के बराबर है, तब भी आप हल कर लेंगे। दूसरी बात ये कि इससे आपको प्रकृति पता चलेगा, मूलों की प्रकृति, तो इसी से आप निकालेंगे। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण बात होती है, उसको भी समझ लीजिए आप। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, ये ज्ञात करेंगे अभी, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, जो भी इसका हल निकलता है ना, x का 2 मान आएगा, उसका नेचर कैसे होगा, तो हम d से उसके बाद साथ निकालते हैं। तो इसके 3 स्तर है या 3 रूल है। यदि d का मान d इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी d का मान 0 से बड़ा हो, यदि हम यहाँ पर हल करें इसको, जो भी मान दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, उसके साथ यदि हल करेंगे, और यदि d का मान हमारा 0 से बड़ा आया, चाहे पॉजिटिव में 0 से बड़ा आएगा, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, अनंत तक, तो 0 से यदि बड़ा आया तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक और निश्चित मान मिलेगा। ठीक है, यानी रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, डिस्टिंक्ट, है ना। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, निश्चित मान मिलेगा। यदि दूसरी बात करूं तो d इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, d यदि 0 के बराबर हो जाए यदि हल करते समय, तो हम कहेंगे
कि मूल समान होंगे, यानी समान मूल प्राप्त होगा। दो मूल मिलेगा, दोनों समान होगा, समान मूल होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। और थर्ड कंडीशन होता है हमारा कि d इज लेस देन 0, यानी d की वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। -1 -2 कुछ भी नेगेटिव नंबर मिलेगा, इसका मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। तब हम कहेंगे अवास्तविक मूल क्या होंगे, अवास्तविक, अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे तो जैसे ही प्रश्न आएगा आप बता देंगे हल करके कि हाँ भाई इसके मूल वास्तविक होंगे या समान मूल प्राप्त होंगे या अवास्तविक, है ना, नॉट रियल। तो ये इसमें इक्वल रूट्स होगा, इसमें रियल रूट्स होंगे और इसमें नॉन रियल। ठीक है, तो इस तरह से हमें नेचर पता चल जाएगा मूलों का। तो ये सारी विधियों को हम हल करेंगे अलग अलग प्रश्नों के साथ। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएगा वो होता है इसका एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न, यानी प्रयोगात्मक या अनुप्रयोगात्मक हम कहते हैं जिसको। कैसे प्रश्न होंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन है जिसको इबरती सवाल कहते हैं, उसमें प्रश्न थोड़ा सा बच्चों को स्टेटमेंट से जो समीकरण बनाना है, उसके जो प्रश्न दिया है उसके आधार पर वर्ग समीकरण बनाना है, उसके बाद ही आप उसको हल कर सकते हैं। तो वर्ग समीकरण बनाते समय थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आसानी से बन जाएगा। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।